सर, छत्रपति संभाजी महाराज को लेके एक फ़िल्म बनी छावा और उसके बाद औरंगज़ेब का मुद्दा गर्म हो गया। अब उसके कब्र को लेके विवाद शुरू हो गया। क्या है ये विवाद? देखिए, विवाद के बारे में सबसे पहली बात यह है कि सोसाइटी के बीच से निकला हुआ विवाद है या कि सोसाइटी में आरोपित किया गया विवाद है, इसको डिसाइड करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये बात सच है कि औरंगज़ेब एक कट्टरपंथी शासक था। ये भी सच है कि औरंगज़ेब ने मराठों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्रूरता और कूटनीति दोनों का परिचय दिया था। ये भी सच है कि संभाजी के साथ में जो अंतिम समय है उसमें औरंगज़ेब ने क्रूरता का परिचय दिया था। न सिर्फ संभाजी की हत्या हुई थी, बल्कि संभाजी की हत्या के बाद साहू जी और उनकी माताजी की गिरफ्तारी भी हुई थी, जो लंबे समय तक औरंगज़ेब के कैद में रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक बात देखना पड़ेगा कि सोसाइटी के अंदर यदि आप कब्र खोदने लगेंगे ना, तो आपको ऐसे-ऐसे कब्र मिलेंगे जिन कब्रों के खोदने से सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ हिंसा हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ विवाद हो सकता है। यहाँ मामला सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का नहीं होता है। आप गौर करके देखें तो आपको ये बात समझ में आने को है कि इस तरीके से उत्तर वाले दक्षिण वाले के खिलाफ विवाद खड़ा करेंगे, ब्राह्मण के खिलाफ दलित विवाद खड़ा करेंगे। जिस कोरेगांव के आसपास की ये कहानी है, उस कोरेगांव की एक दूसरी कहानी भी है। आप देखेंगे कि मराठों के खिलाफ लड़ते हुए वहाँ के महार जाति के लोगों के साथ एक विवाद खड़ा हुआ था पिछले दिनों कि अंग्रेजों की ओर से महार लड़े थे और वो लोग रोक रहे थे किसको? तो बाजीराव द्वितीय की सेना को, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान। और उनको रोकने के दौर में हुआ क्या? उनमें से अधिकांश महार मारे गए, लेकिन मराठों की उनके कारण हार हो गई और फिर महारों के लिए वहां पर स्मारक बना दिया गया अंग्रेजों की ओर से और उन महारों को राष्ट्रद्रोही कह दिया गया आज के लोगों के द्वारा। लेकिन सवाल ये उठता है कि महार जाति के लोग को क्या मराठों की सेना में भर्ती होने का मौका था? तो नहीं था। तो मराठों को अछूत कहने वाले लोग राष्ट्रवादी कैसे हो जाएंगे? महारों को अछूत कहने वाले लोग राष्ट्रवादी कैसे हो जाएंगे? और फिर जिसको हम राष्ट्रवाद का नायक बनाना चाहते हैं, बाजीराव द्वितीय को, वही तो जाके बसीन की संधि किया था अंग्रेजों से और उसके बाप रघुनाथ राव ने जाके सूरत की संधि किया था अंग्रेजों से और उसके रास्ते भारत में सबसे बड़ी शक्ति मराठा के अंदर अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। तो राष्ट्रवाद के बारे में जब हम सोचने लगते हैं, जब हम किसी के ऐतिहासिक सच के बारे में सोचने लगते हैं, तो बहुत गहराई में जाना पड़ता है। किंतु हम ये देख रहे हैं कि राजनीति जो चाहती है ना, वो ये है कि सोसाइटी के अंदर गड़े हुए कब्रों को खोद के निकालने की एक प्रेरणा आ जाए। समाज को समझना पड़ेगा कि यदि आपका सोसाइटी कब्र खोदने को लेकर उतारू हो जाएगा ना, तो राजनीति को आपके वर्तमान की उपेक्षा करने का रास्ता मिल जाएगा। तो फिर जो मतलब मुद्दा है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, आप देखें कि नागपुर में हिंसा हुई है, उसके बाद फिर पुणे में हिंसा हुई है, तो कहीं न कहीं लगातार जो हिंसा हो रही है, तो उसके पीछे के कारण क्या है? असली कारण क्या है? देखो, आपको यह समझना पड़ेगा कि इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे जो होते हैं, उनके अंदर निश्चित तौर पर राजनीति होती है। ये सोसाइटी के अंदर से उपजने वाला यदि स्वाभाविक रिएक्शन होता ना, तो औरंगजेब के मरे हुए और संभाजी के मरे हुए को कई शताब्दी बीत गए हैं। इस बीच में क्यों नहीं हुए? ये बेसिकली बाहर से आरोपित किस्म की समस्याएं हैं, जिसको कि दो ही समाज जब आपस में लड़ेगा ना, तो दोनों ही के अतिवादी ग्रुप का संरक्षण होता है। ये क्रिएटेड होता है, ये नेचुरली नहीं उपजता है। इससे राजनीतिक लाभ उठाने की प्रेरणा होती है, जिसमें दोनों ही कम्युनिटी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसको हवा देना चाहते हैं। एक्सट्रीमिज्म का फायदा होता है ना, एक्सट्रीमिज्म का फायदा उठाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के भी पॉलिटिकल लोग शामिल हैं इसमें और उन्हीं की ओर से देखिएगा कि मामले को पहली दफा राजनीतिक हवा देने की कोशिश हुई। थाने की घेराव हो गया, हिंदू जाति के खिलाफ, हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ नारेबाजी हुई, पुलिस को हिंदुओं का पुलिस कहा गया। इसका मतलब आप ये समझिए कि ये मामला कोई
हिंदू प्रतिक्रिया अगेंस्ट मुस्लिम मात्र नहीं है, अगेंस्ट मुस्लिम एक हिंदू प्रतिक्रिया भी है, लेकिन वो टारगेटेड ग्रुप ऑफ हिंदूज हैं, और उसी के अनुसार एक पैरेलली मुस्लिम प्रतिक्रिया भी है, वो भी बेसिकली आरोपित है। तो भारत की संस्कृति मुर्दों से लड़ने की इजाज़त देती है कि इस तरह फिर तो हर जगह कोई ना कोई शासक लड़ा होगा। अगर आप मध्यकाल से पीछे चलेंगे तो हिंदू शासक आपस में लड़ते थे, शैव शाक्त लड़ते थे, तो फिर ये कैसे चलेगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? देखो, 2 बातें इसमें सच है। नंबर 1 तो ये है कि भारत की संस्कृति शब्द को आप एब्सोल्यूट टर्म में खोजेंगे तो वह ऐतिहासिक नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि भारत के प्राचीन काल में जाकर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आने को है कि उतनी ज़्यादा कट्टरता तो नहीं थी। मध्यकाल के पहले भी धर्म के नाम पे कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन उस कॉन्फ्लिक्ट को आप मध्यकाल के कॉन्फ्लिक्ट से इक्वेट नहीं कर सकते। मध्यकाल के दौरान जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये नहीं है कि बाहर से आने वाले लोगों ने हमको जीतकर भारत में रूल किया। बाहर से आकर जीतने वालों ने जब रूल करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से श्रेष्ठ है, और इस नाते हमारे धर्म के लोग तुम्हारे धर्म के पूजा स्थल तोड़ेंगे, तुम पर जजिया लगाएंगे, तुमको शासन में भागीदारी नहीं देंगे। इस प्रकार का इतिहास हिंदुस्तान में प्राचीन काल के दौरान नहीं दिखता है। तो आपको प्राचीन काल के कुछ एक उदाहरण को इकट्ठा करके खीरा चोर और हीरा चोर को बराबर करने के पैटर्न से बचना पड़ेगा। मध्यकाल के दौर में निश्चित तौर पर यह ट्रेजेडी हमें दिखती है, लेकिन फिर भी आपको यह समझना पड़ेगा कि मध्यकाल के दौर में जो तनाव था, क्या उस तनाव के बीच में फिर आपस में संबंध बनाने की कोई संभावना नहीं थी? क्या वैसी प्रवृत्तियां नहीं थी? बिल्कुल थी। राजनीति करीब ला रही थी, संस्कृति करीब ला रही थी, भाषा करीब ला रही थी, चित्रकला, मूर्तिकला, सॉरी बाप रे, संगीत, स्थापत्य, भाषा, साहित्य, सूफिज्म, भक्तिज्म, बाजार, ये सब एक दूसरे को करीब ला रहे थे। वो कहते हैं ना कि आंधियों का दौर था, तूफान भी पलता रहा, एक दिया फिर भी फिजाओं में कहीं जलता रहा। क्योंकि इंसान नेचुरली इंसान होता है, उसका धर्म, उसकी जाति, सब कुछ बाहरी चीज है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, प्राकृतिक नहीं है। तो मानव जब मानव के साथ में रहता है ना, तो कहते हैं कि संपर्क कर दो तो संबंध हो जाएगा। संपर्क के अभाव में संदेह ज्यादा होता है, और उस संदेह को राजनीतिक चालबाजी करने वाले लोग संघर्ष में तब्दील कर देते हैं, और ऐसा दोनों ही कम्युनिटी के बीच में होता रहता है। सवाल ये उठता है कि हिंदू और मुसलमान के बीच तनाव जितने भी थे, क्या उस तनाव के बाद सहअस्तित्व संभव है? राजनेता रहने दें तो सहअस्तित्व संभव है। पर जिस तरह से औरंगजेब ने हिंसा की, क्रूरता की, तो औरंगजेब जिस तरीके से हर जगह औरंगजेब रोड है और औरंगजेब से संबंधित इमारतें हैं और उनके कब्र को लेकर जिस तरह से हटाने की बात चली है, वो कितना उचित है और कितना सही है? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि औरंगजेब ने क्रूरता किया कि नहीं, तो इसमें एक रत्ती डाउट नहीं है। इतिहास में क्रूरता की कहानी बिल्कुल पाबंद है। दूसरी बात है कि क्रूरता ज्यादा की कि कम की, ये सब बेसिकली सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं। तीसरी बात आती है, क्या औरंगजेब के नाम पे सड़क होना चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए। औरंगजेब के नाम पर सड़क देकर क्या आप हिंदुस्तान के लोगों को औरंगजेब जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं? क्योंकि आप सड़क किसके नाम पर रखते हैं? उसके रखते हैं जो आदरणीय है। खुद औरंगाबाद नाम किसने रखा? वो तो खुद औरंगजेब ने रख लिया। तो बात बेसिकली यहां पर प्रभुत्व के आधार पर नाम रखा गया था। उसके बाद में देखोगे कि नाम परिवर्तन यदि करना है, जैसे संभाजी के नाम पर रख दिया गया उस औरंगाबाद का नाम, ठीक है, आदरणीय नाम है, स्वागत योग्य है। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई आदमी का कब्र कहीं पर है तो कब्र खोद के निकालोगे तो कितने कब्र निकालोगे? और तुमको लगता है कि तुम्हारा ये कब्र खोद कर निकालने का जो काम है वो अंतिम काम होगा? उसके बाद एक के बाद एक कब्रों की श्रृंखला आएगी। कोई हिंदू मुसलमान का कब्र निकालेगा, कोई मुसलमान कहीं हिंदू का कब्र निकालेगा, कहीं कोई दलित ब्राह्मण का कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, कभी किसी मराठा ने किसी महार का तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर तो हमारा समाज कहीं और ही चला जाएगा। ये जो विश्व गुरु बनने के दावे हैं ना, वो इन आधारों पर नहीं बनते। विश्व गुरु बनने का आधार होता है कि आप कहते हैं कि लेट द नोबल ट्रुथ कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर। आप कहते हैं
कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में जिएंगे। आप कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। आप कहते हैं क्षमाशीलता। आप कहते हैं रचनाधर्मिता। आप कहते हैं सेवा। आप ये समझिए कि इतिहास का महत्व क्या है। मैथिली गुप्त ने लिखा था कि वर्तमान ही आयोजन है इस भावी जीवन का, कुछ अतीत संकेत मिले तो अधिक लाभ है जन का। तो अतीत से कुछ संकेत लीजिए, अतीत को आप अपना लक्ष्य मत बनाइए। नंबर 2, अतीत की गलतियों को करेक्ट करने का काम वर्तमान का नहीं है, खास तौर पे उस तरह की गलतियां जिन गलतियों को करेक्ट करना संभव नहीं है। आप अतीत की गलतियों का प्रतिशोध मत लीजिए, रचनात्मक समाधान खोज सकते हैं तो खोजिए। प्रतिशोध अपने आप में इतना प्रबल नफरत का भाव होता है कि जिसके कारण आज का वर्तमान ही बर्बाद हो जाएगा, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो, बेसिकली पूरा देश बर्बाद हो जाएगा।